Hello to all my students, welcome to Magnet Brains. This is your physics mentor पलक रखियानी. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल फ्री एजुकेशन. एंड एक चीज़ और बता दूँ, Magnet Brains पे आपको अवेलेबल हैं बुक्स एंड ई बुक्स भी. यानी जितने भी वीडियोस आप देखते हैं उसमें आपने देखे होंगे डिफरेंट थ्योरी के कंसेप्ट्स हैं, MCQs हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, ये सभी आप पा सकते हैं एक जगह बुक्स एंड ई बुक्स के तौर पे. तो बोलो मैम इसको अवेल कैसे करना है? तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उसमें आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है और आराम करना है. क्यों? क्योंकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी. तो अब बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा. क्लास 10th एनएसओ फिजिक्स में हमने ऑलरेडी देख लिया है चैप्टर 4 की शुरुआत, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बेसिक्स हमने इसके पढ़ लिए थे, पिछले सेशन में ही हमने ऑलरेडी देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल एंड सोलेनॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम देखेंगे फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड की बात क्या है, तो यहाँ पे आपको दो सब टॉपिक देखने को मिलेंगे. पहला फोर्स हम देखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर में और दूसरा फोर्स हम देखेंगे चार्ज पे. तो वीडियो के जो है एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहला वर्ड तो समझते हो ना यार, फोर्स क्या होता है. अब फोर्स डिपेंड करता है, हर जगह अलग होता है. जैसे क्लास 9th में हमने पढ़ा था फोर्स क्या होता है, तो आप कहते हो कि मैम यहाँ मैंने फोर्स लगाया, दम लगा के हैशा किया, ऐसे बचपन में पढ़ते थे. तो फोर्स बेसिकली यानी किसी पे आप कोई अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, यानी आपके फोर्स की वजह से वहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाएंगे. टू बी इन अ सिंपल वे उसको बताओ तो ऐसा कह सकते हैं. नाउ यहाँ पे फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड में क्या कहानी है समझो. सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. कुछ चीज़ें हमें रिकॉल करनी है बिकॉज यार नया सेशन है तो याद करो. ऑयस्टर्ड का शुरू में हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था. अरे इनको धन्यवाद करो क्योंकि इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशन कि यार ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है. यानी इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. सो एज डिस्कस्ड अर्लियर, ऑयस्टर्ड या अर्स्टेड भी कुछ लोग कहते हैं, डिस्कवर दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर exerts अ फोर्स ऑन अ कंपास नीडल. यानी एक चीज आपने देखी थी ऑयस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट में. उन्होंने क्या करा था, एक सर्किट फ्लो कर रहा था और पास में एक कंपास रखा हुआ था, और जैसे ही करंट चालू किया वो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होने लगी. इसका मतलब क्या कि ये जो करंट बह रहा है ये कहीं ना कहीं कंपास पे एक फोर्स लगा रहा होगा, ये कहीं ना कहीं कंपास पे एक फोर्स लगा रहा होगा. पर एक चीज और याद करो, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. न्यूटन के लॉज में हम पढ़ते हैं भाई, लास्ट ईयर भी हमने देखा था. तो यहाँ क्या आपको एक अजीब सी बात नहीं लगती है कि अगर करंट इस पे फोर्स लगा रहा है, किस पे, अगर करंट एक फोर्स लगा रहा है मैग्नेट पे, तो मैग्नेट क्यों शांत बैठेगा भाई, वो भी तो एक फोर्स लगाएगा. तो ये पूरी कहानी इस पूरे सेशन में हम वही देखेंगे कि जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या फोर्स लगाएगी, उसकी स्टोरी हम देखेंगे. Andrew Ampere suggested that the reverse should also be true. That is, a magnet must also exert an equal and opposite force on a current carrying conductor, which was experimentally found to be true. यानी अगर कंडक्टर फोर्स लगा रहा है मैग्नेट पे तो मैग्नेट भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स उस पर लगाएगा. एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद इस बात को बिल्कुल ही ट्रू मान लिया गया था. आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर. चलिए भाई, thus when a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a force. अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को, पहले क्या हो रहा था, करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी. अब इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आपने मैग्नेट फील्ड में रख दिया तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इसमें एक छोटी सी लाइन दी गई है, इसमें कंफ्यूज मत होना. क्यों? इस लाइन में दिया है अगर पैरेलल प्लेस होगा तो ऐसी कहानी नहीं होगी. मतलब छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे बाद में आना, इसको अभी ढक के रखो. अभी क्या समझना है, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. नाउ ये लाइन क्या कहती है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप उसे, अगर किसे भाई, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दोगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा.
सिर्फ इतनी सी बात है। कुछ कुछ पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डीप पे मत जाया करो, पैरेलल होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। आई होप आपको ये बात याद होगी। ऑयस्टर्ड का या ऑर्स्टेड, जो भी नाम हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट का भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट तो वो एक ही थे। तो क्या कहानी थी भाई, उनकी जो हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट है, उससे क्या पता चला था कि पैरेलल जब रखा हुआ था, जब जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरी कर रही थी वायर, उसके पास में कंपास था, तो आपने उसे जब पैरेलल रखा था तब उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था। तो वैसे यहाँ पे भी यही कहानी है, अगर पैरेलल रख दोगे मैग्नेटिक फील्ड के तो आपको देखने को नहीं मिलेगा फोर्स। बट दैट इज इतना सिंपल तक ही, आपको सिर्फ ये बात समझनी है। ये अगर सेटअप देख पा रहे हो तो सेटअप में ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसको देखो वायर से ज्वाइन कर रखा है, एक बैटरी से, एक सेल से इसको ज्वाइन करके रखा है, एंड इसको कहाँ प्लेस कर दिया गया है, देखो एक मैग्नेटिक फील्ड में। ये कौन सा मैग्नेट है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बोलोगे मैम क्लास शुरू करते ही आपने पूछ लिया, तो पिछले सेशन में अच्छे से पढ़ाया था। ये मैग्नेट का बस शेप देखो, जिसको याद हो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं भी हो तो। सिंपल सा मैग्नेट है यार। ये किसके पैर दिख रहे हैं बताओ, ये कैसा मैग्नेट है, मैग्नेट के टाइप में पढ़ा था, जिसको आता है जल्दी से बता दो, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। चलिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन। अब ये फोर्स होता क्यों है, सबसे पहला इंटरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड इन विच द करंट इज प्लेस्ड। ये दो बात को अच्छे से समझो, यहाँ दो कहानी घूम रही है। अभी ये जो पीछे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये जो डायग्राम दिखाया था, इसमें क्या है भाई, ये एक आपको क्या दिख रहा है, करंट कैरिंग, आई क्या है, कैपिटल आई करंट होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो पिछले सेशंस में क्या देखते आ रहे हैं हम, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो चैप्टर का नाम ही है। यानी करंट जब बहता है तो ये अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कौन, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पहली तो ये हो गई, पहली मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी खुद की हो गई। दूसरी, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसे प्लेस किया गया है, जिस मैग्नेट का नाम मैंने आपसे पूछा है और उम्मीद करती हूँ कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा, ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये अपन ने एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस की है। ये जो दूसरी वाली है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें फोर्स दोनों की वजह से लग रहा है। एक तो इसमें करंट है तो खुद का मैग्नेटिक फोर्स जो बन जाता है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो बन जाता है। दूसरा एक्सटर्नल जो बाहर से लाके हमने मैग्नेट रख दिया है। समझ गए इन पॉइंट्स को, देखो सिंपली बताती हूँ, समझ जाते हो, लेकिन ये जो बुकिश पॉइंट्स लिखे हैं इन्हें भी समझा करो। क्या दिया है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर in a magnetic field is due to the interaction between number 1 magnetic field due to current carrying conductor, conductor का खुद का magnetic field, दूसरा external magnetic field in which the conductor is placed. Now अब दो magnetic field हैं, यानी क्या, इनका कोई एक resultant निकल के आएगा। So the resultant of these two magnetic fields, it is not uniform, it is weaker on the one side of the conductor than on its other side. क्या कहना चाह रहे हैं, देखो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, दो है यानी क्या, इनका कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, लेकिन ये मैग्नेट फील्ड में डिफरेंस क्या आता है, एक साइड पे ये थोड़ा वीक होगा एज कंपेयर टू द अदर साइड। तो सिंपली कह सकते हैं एक साइड पे वीक है, दूसरे साइड पे ये स्ट्रॉन्ग होगा। द कंडक्टर देयरफॉर एक्सपीरियंसेस अ रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वीकर मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम आते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। नाम बहुत ही मज़ेदार है जैसा ये एक्सपेरिमेंट है। अब किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखो द एक्सपेरिमेंट इलस्ट्रेटेड हैज़ बीन डिजाइन टू शो द रिलेशन बिटवीन, ये एक्सपेरिमेंट इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए होता है। नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर कैरिंग करंट। सबसे पहली चीज़ हम क्या निकालना चाहते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अरे कुछ याद आया, पिछले सेशन में देखा था हमने मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, तो यहाँ पे एक नया रूल आने वाला है जिसका नाम आपने शायद काफ़ी सुना होगा, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। यानी अब जो है, बोलो मैम,
पिछले सेशन में हमें राइट हैंड सलामत रखना था, इस सेशन में हमें लेफ्ट हैंड। तो बेटा पूरे साल भर जो है ना दोनों हाथ अपन को सलामत रखने हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया सो है राइट हैंड को यूज़ कर सकते हो और लेफ्ट हैंड को भी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड वाले रूल की कहानी है। अभी देख लो क्या बोलना चाह रही हूँ। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। किस किस में? एक तो आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स देख लो क्या है, यही जो पीछे अपन करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कहाँ बह रहा है। एंड तीसरा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी इफ आई राइट सिंपली व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एफ कहाँ है, आई कहाँ है एंड कैपिटल बी। आई होप इट्स वेरी क्लियर। एफ फोर्स है, आई करंट है, बी से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे नहीं पूछा जाता है, एंड में आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को बताते हैं। देखो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है मैं अच्छे से बताती हूँ, समझो। ये आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यानी ये एक एक्सटर्नल मैग्नेट है। एक्सटर्नल यानी बाहर से रखा हुआ मैग्नेट, ठीक है। अब ये देखो ये क्या दिख रही है बेटा, ये यहाँ से एक स्टैंड लगाया हुआ है जिससे एक वायर को ज्वाइंट किया है। वायर यानी क्या, जिस कंडक्टर की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे एक वायर ज्वाइन किया गया है। ये वायर से यहाँ नीचे देखो कौन रखा गया है, मर्क्यूरी। सिर्फ इतना याद करना है, जितनी चीज़ बोलूँ उतना समझा करो भाई। बहुत ज़्यादा आपको फोकस उस पर नहीं करना है कि एक्सपेरिमेंट सेटअप में मर्क्यूरी है, रियोस्टैट है। जस्ट टेक इट वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू फोकस एट द एंड इज फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम हमें समझना चाहिए कहाँ से आया है रूल, एंड कुछ बुक्स में दिया रहता है। सो अकॉर्डिंग टू ओलंपियाड बस इतना समझते जाओ। क्लियर है? देखो यहाँ मर्क्यूरी है, यहाँ पे क्या कनेक्शन दिया हुआ है, वायर वगैरह सब लगी हुई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बैटरी वैटरी सब लगा हुआ है, ठीक। अब समझो क्या कहानी चलती है यहाँ पे। सबसे पहले तो इस फिगर को देखो, यहाँ पे मर्क्यूरी, ये वायर, ये कनेक्शन लगा हुआ है, ये एक्सटर्नल बार मैग्नेट है। तो पीछे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, बोलोगे मैम कुछ ही इस टाइप का कनेक्शन चल रहा है। अब सबसे पहले चीज़ हमने क्या करी, स्विच को जो है यानी सर्किट को जो है क्लोज कर दिया, स्विच को हमने यहाँ से ऑन कर दिया, ठीक है, ऑन कर दिया। अब देखो कहानी कैसे चलती है। ये एक स्ट्रेट वायर है, ये नीचे मर्क्यूरी में मतलब थोड़ा डिप कह सकते हो, मर्क्यूरी में लास्ट पार्ट इसका डिप है। व्हाट हैपन्स इज, नंबर वन थिंग हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ से करंट ऑन कर देंगे यानी स्विच को क्लोज कर देंगे, सर्किट को क्लोज कर देंगे, तो क्या होगा, जैसे मान लो करंट बेटा यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से फ्लो कर रहा है। अच्छा आप पूछोगे रियोस्टैट का क्या काम है, तो सिंपली रियोस्टैट से आप जो है ना करंट को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट हो गया ना तो वो ओवर हीटिंग से ख़राब भी हो जाता है। तो आपको जो है सिंपली क्या करना है, रियोस्टैट से करंट को मैनेज करना है, ओवर हीटिंग नहीं करनी है। करंट ध्यान से देखो कैसे चल रहा है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया और यहाँ आया, यानी नीचे वाली डायरेक्शन में चल रहा है। तो आ जाइए ज़रा, फ्लेमिंग्स, इसे ही कहा जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद जो है हमने क्या दिया, अरे हमने नहीं, फ्लेमिंग थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या दिया, लेफ्ट हैंड रूल। कैसे चलता है, अब अपने लेफ्ट हैंड को रेडी रखना बिल्कुल। करंट बेटा कहाँ जा रहा है, नीचे। करंट कहाँ जा रहा है, नीचे। तो पता है क्या ऑब्जर्व किया गया, जब करंट, अभी मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन आती है कि आपने क्या देखा। तो जब करंट नीचे जा रहा है तब ये देखने में आया, करंट नीचे जा रहा है तब ये देखने में आया कि कंडक्टर का जो मोशन है, ध्यान से सुनो, कंडक्टर का जो मोशन है ये आगे की तरफ चला गया। क्या समझे, करंट जब नीचे बह रहा है ये बाहर आता हुआ, ऐसा लग रहा था बाहर आता हुआ चला गया। यानी मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ऐसे बाहर चला गया स्विंग होते हुए। तो इसी से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दिया गया, क्या कि जब करंट नीचे जाएगा, यानी आप अगर लेफ्ट हैंड लो तो उसमें आपको क्या लेना है, ये जो आपका मिडिल फिंगर है उसको लेना है एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। विच हैंड, लेफ्ट हैंड। ऐसा नहीं है कि अभी जो है लेफ्ट हैंड से हम कुछ काम कर रहे हैं तो राइट हैंड ले लेते हैं, नहीं, लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड ही लेना है। लेफ्ट हैंड में आपका ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट को दर्शाएगा, यानी करंट नीचे जा रहा है तो मेरी ये फिंगर नीचे है, करंट नीचे है, उसके बाद थंब और ये फोर फिंगर को खोल दो जरा, ये वाली जो फिंगर है इस फिंगर को खोल दो, तो क्या दिखेगा, ये आपको बाहर आता हुआ थंब दिख रहा है, तो
तो ये मोशन हो गया, ये बाहर आता हुआ, कौन बाहर आया है यहाँ से, ये जो कंडक्टर था, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई, वो इस साइड हो गई, ये जो फिंगर दिख रही है आपको, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। इसी चीज को मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, काफी आसान है, ज्यादा घबराओ मत कॉन्सेप्ट पे। Straight wire with connection at its upper end hangs between the poles of a U-shaped magnet and its lower end dips in a small pool of mercury in a depression cut in a piece of, से mercury नीचे रखी गई है, उसमें डिप हुआ है, बस ठीक है। An electric circuit is provided so that the current can be adjusted to the minimum value. Rheostat की मदद से करंट को मिनिमम वैल्यू पे रखते हैं। It is required for the working of the experiment because a large current results in the heating of the wire. ज़्यादा करंट हो गया तो वायर हीट हो जाएगा। ओके अब क्या क्या ऑब्जर्वेशंस बनाए गए। नंबर 1, when the key is closed, की क्लोज कर दी गई यानी क्या, अब करंट फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा था करंट, द करंट वॉज फ्लोइंग ऐसे, द करंट वॉज फ्लोइंग डाउनवर्ड एंड द हैंगिंग वायर स्विंग्स फॉरवर्ड्स। बेटा एक चीज याद रखना, ये वायर को नीचे से अटैच करके नहीं रखा है, हैंगिंग है यानी लटक रही है, तभी तो स्विंग करेगी। तो ये जो हैंगिंग वायर थी, करंट नीचे फ्लो कर रहा था, तो इस वजह से हमने देखा कि ये फॉरवर्ड स्विंग कर रही है। जैसे आप स्विंग पे बैठते हो, झूला है, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो जब करंट डाउनवर्ड था तो आगे स्विंग कर दिया, आगे यानी क्या, फॉरवर्ड। दिस कॉजेज the wire to leave contact with mercury and break the circuit. अब हुआ क्या भाई, मर्क्यूरी तो पीछे था, जैसे ही इसने फॉरवर्ड स्विंग किया मर्क्यूरी से कांटेक्ट टूट गया और सर्किट जो है ब्रेक हो गया। फिर क्या होता है, आगे जाएगी तो वापस तो आना है ना, स्विंग में आगे जाते हो पीछे भी तो आते हो। So when the wire falls back to its original position, it remakes contact with mercury and the action is repeated. यही चीज चलती जाती है, मतलब बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर जो है स्विंग कर रहा है, झूला झूल रहा है। ऑलराइट, चलिए नंबर 2, ऑन रिवर्सिंग द बैटरी कनेक्शंस। अब क्या किया, अभी तो करंट इस साइड फ्लो कर रहा था, डाउनवर्ड साइड। ऑन द अदर हैंड अब हम क्या करेंगे, जो बैटरी का कनेक्शन था उसको रिवर्स कर दिया। नाउ इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, करंट जो है हैंगिंग वायर में अपवर्ड जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बेटा जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो कहानी कैसी हो जाएगी, उल्टी। क्यों, लेफ्ट हैंड लो जरा, करंट का डायरेक्शन है मिडिल फिंगर, ये है करंट का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर ऊपर जा रही है, तो आपकी ये फिंगर कहाँ जा रही है, अंदर, ये बोर्ड के अंदर। अंदर यानी क्या, बैकवर्ड्स। अगर झूले के हिसाब से समझे तो ये फॉरवर्ड हुआ और ये बैकवर्ड। मस्त बोलो पलक मैम, झूला झूल लो, है ना, ठीक है। चलिए तो ये कहानी चलती है। The direction of force on the wire is also reversed if the direction of the magnetic field is reversed. काफी कॉमन सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को भी रिवर्स कर दोगे तो आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। The direction of the magnetic field can be reversed by turning the magnet over. That is by interchanging the positions of north and south poles of the magnets. Point number 4. In case the wire is placed parallel to the magnetic field, it experiences no force. बोलो मैम इतना तो समझ गए, जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर प्लेस कर रहे हैं तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लो, आपको क्लियरली पूछा जा सकता है पैरेलल केस में क्या होता है, या फिर ट्रू एंड फॉल्स के तौर पे पूछ सकते हैं। सो रिमेंबर दैट थिंग, ओके। चलिए आगे आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे। अगेन काफ़ी इजी टॉपिक है। मैग्नीट्यूड यानी क्या, अब भाई फोर्स को निकालना कैसे है, क्या उसका मैग्नीट्यूड आ सकता है। So it has been experimentally found that force F acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field in a direction perpendicular to the direction of magnetic field क्या है, पहली चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बहुत ही आसान सी बात है, जितना ज्यादा करंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी क्या, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा एंड वाइस वर्सा। यानी आप अगर सर्किट में करंट बढ़ाते जाओगे, करंट की वैल्यू जैसे पहले 2 एम्पियर थी, 4 कर दी, अरे 10 कर दी, तो उसी तरह से फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा किस पे डिपेंड करता है ये, इट इज डायरेक्टली व्हाट इट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर यानी जो वायर आपने रखी थी उसकी लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना लंबा आपका कंडक्टर होगा,
जितना लंबा, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स। सो अगेन इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो दो चीज़ों से क्या देखी प्रोपोर्शनैलिटी, इधर पे हमने करंट से और लेंथ से। आगे आते हैं तीसरी चीज़, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बात भी समझो बेटा, करंट बढ़ा, और ये चीज़ इंटर रिलेटेड है। देखो करंट अगर बढ़ाओगे तो हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ गई तो यानी फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हो ना कि ये रिश्ता क्या कहला रहा है, बिल्कुल इंटर रिलेट हो रहे हैं ये आपस में। तो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, फोर्स। तो आपके पास अगर याद हो पीछे से तो ये तीन इक्वेशन आ गई। पहले तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। यानी तीनों क्वांटिटी से ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम एक साथ लिख सकते हैं। ये ले लो 1, ये आपकी कॉपीज में नोट डाउन कर लो, है ना। कैसे लिख सकते हो, आई एल बी। क्यों लिखा, क्योंकि बेटा फोर्स इससे भी डायरेक्टली है, इससे भी, इससे भी, तो तीनों को एक साथ ऐसा करके लिख दो। अब हमें बहुत अच्छे से पता है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आ जाता है कौन, एक कांस्टेंट। तो ये साइन मैंने हटाया, इज इक्वल टू किया, तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं स्मॉल के से डिनोट किया जाता है, और यहाँ आई एल बी आ गया। ये हो गया आपका फॉर्मूला। के क्या है, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये सेम चीज़ यहीं लिखी है, वो तो देखो हाथ से लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। F इज इक्वल टू के आई एल बी। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं। एंड SI यूनिट में K की वैल्यू यूजुअली 1 हो जाती है। K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, ये आपको सब्जेक्टिवली काम आ सकता है जब आपको डिराइव करना हो। इज दिस पॉइंट क्लियर, नोटेड। चलिए नाउ निकाल देते हैं यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आसान है, SI यूनिट ऑफ बी हमें पता है टेस्ला होती है। अब टेस्ला काफ़ी बड़ी यूनिट है, तो इसके लिए मैंने पिछले सेशंस में बताया था, बिकॉज टेस्ला इज़ अ वेरी बिग यूनिट, तो उसकी जगह मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटी यूनिट भी यूज़ की जाती है। तो अगेन आ गया आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, जिसको पता हो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक छोटी यूनिट कौन सी होती है उसका नाम जल्दी से बताओ कॉमेंट सेक्शन में। मैं जो है वहीं पर चेक करूँगी किसका आंसर करेक्ट है। क्लियर, ओके। अब आ जाइए यहाँ पे, हमने क्या देखा था, हमने देखा था F इज इक्वल टू आई एल बी। इतना क्लियर है। अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे यूनिट निकालनी है, कैसे निकाल सकते हो बेटा, फोर्स को किस में ले लेंगे अपन, न्यूटन में। फोर्स को किस में ले लेंगे, न्यूटन में। करंट को ले लेंगे एम्पियर में, लेंथ को ले लेंगे मीटर में, और मैग्नेटिक फील्ड को ले लेंगे किस में, टेस्ला में। किस में ले लेंगे, टेस्ला में, 1T। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालनी है, मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, इन सभी क्वांटिटीज को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आई नहीं है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 लिख देती हूँ ऐसे, है ना, कंफ्यूजन नहीं है। 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर इनटू 1 मीटर। कुछ नहीं है, ये बेसिक सी चीज़ है अगर यूनिट निकालने को आ जाए तो। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, और कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है, SI यूनिट, वो याद रखनी है। क्लियर हुई स्टोरी, यही लिखा हुआ है, इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। The magnitude of magnetic field is 1 Tesla if a conductor of length 1 meter carrying a current of 1 ampere experiences a force of 1 Newton when placed perpendicular to the direction of magnetic field. Perpendicular यानी क्या, 90 डिग्री के एंगल पे प्लेस करोगे तब। पैरेलल में हमें पता है कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है, परपेंडिकुलर में होता है, और ये स्टोरी तब बनती है, क्या बनती है, F इज इक्वल टू आई एल बी। इतना पता है, इस एक फॉर्मूले को याद रखो। इसके बाद हमेशा मैं कहती हूँ 10 फॉर्मूले एक ही चीज़ के याद मत कर लिया करो। F इज इक्वल टू आई एल बी को याद किया। अब अगर आपसे पूछ लिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की आप SI यूनिट निकालो, तो आप इसको बस ऐसे कर सकते हो ना, B इज इक्वल टू F अपॉन आई एल, देन आप प्लेस कर दो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। चलिए नाउ लेट्स स्टडी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वही बात है जो हमने करी है, लेकिन अब फ्लेमिंग रूल जो मैंने बताया है लेफ्ट हैंड, उसको थोड़ा ऑफिशियली पढ़ लेते हैं। From the experiment described above, it is noticed that initially the current, magnetic field, and the direction of the force on the wire, all three are mutually and at right angle to each other.
बोला मैम कैसे बोल दिया आपने राइट एंगल, हमें तो आपने बताया ही नहीं। अरे भाई अपना लेफ्ट हैंड ले लो, यहाँ पे ये आपने रखा डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपने रखा डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपका मोशन जा रहा है, यहाँ मैग्नेटिक मोशन या फिर आप फोर्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो बेटा ये उंगलियां एक दूसरे से कैसे हैं, ये अलग प्लेन पे जा रही है, इसका प्लेन बाहर निकल रहा है, तो ये राइट एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है। यानी आपको कुछ यूं देखने को मिलेगा नज़ारा, ऐसे ऐसे और ऐसे। और बोलोगे मैम ये तो 90 नहीं बनता है, बेटा ये प्लेन के बाहर है, ये जो है प्लेन के बाहर आ रहा है, ऐसा आ रहा है। इसको 3D में इमेजिन करो, थोड़ी इमेजिनेशन बढ़ा दो यार, 3D में इमेजिन करो तो समझ आ जाएगा। क्लियर है? देखो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री राइट एंगल्स पे है। चलिए, प्रोफेसर J.A. Fleming gave a rule which relates the direction of motion of the conductor to the directions of the current and the magnetic field। तो जो किकिंग वायर का एक्सपेरिमेंट है ना, इसके बाद यही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही उससे कंक्लूजन में निकलता है। सो दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और मोटर रूल। याद रखो पिछले कुछ सेशन में हमने देखा था मैक्सवेल का, हमारे साइंटिस्ट से मैक्सवेल्स का भाई राइट हैंड रूल, जिसका दूसरा नाम होता है क्लॉक रूल। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, कहीं दूसरा नाम दिख गया और बोलोगे मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। सो देयर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी आपको कहीं पे इसकी जगह क्लॉक रूल दे दिया जाए। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन इसको सिंपली आपको कह दिया जा सकता है कि ये मोटर रूल है। तो ना मत करके आना कि ये भाई ये मोटर रूल नहीं है, इसे मोटर रूल भी कहा जा सकता है। ओके, सो इफ इन एनी क्वेश्चन दे आस्क व्हाट इज मोटर रूल, तो वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही आपको समझाना है। चलिए क्या कहता है ये रूल, देखो स्ट्रेच दी थंब। ठीक है, जैसा जैसा बोल रहे हैं बहुत मजा आएगा, ऐसे ऐसे करते जाना। ठीक है, स्ट्रेच, अरे खींच के निकाल मत देना। स्ट्रेच दी थंब यानी थंब को ऐसे करो, द फर्स्ट फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ द लैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी उन्हें ऐसे स्ट्रेच करो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ऐसे मत कर देना है। कुछ बच्चे बड़े शाणे होते, बोलते हैं मैम स्ट्रेच कर लिया, ये देखो इतनी स्ट्रेचिंग होती है हमसे। स्ट्रेचिंग मतलब बिल्कुल आपको स्प्लिट नहीं करना है, आपको फिंगर को ऐसे ऐसे और मेरी फिंगर कंफ्यूज हो गई, ऐसे ऐसे और ऐसे परपेंडिकुलर, यानी ऐसे राइट एंगल बनना चाहिए। ये देखो कितने सुंदर तरीके से उन्होंने कर रखा है। तो आप ये देखो प्लेन समझ आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ आपका जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, थंब के डायरेक्शन में है फोर्स, और ये है करंट का डायरेक्शन, बाहर आता हुआ, बिल्कुल स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ, यानी यहाँ से बोलो तो बेटा कैमरे में आपके अंदर आंखों में जाता हुआ करंट। ठीक है, चलिए, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। मैंने कहा था मोशन ऑफ द कंडक्टर किस साइड पे जाएगा, जिस साइड पे फोर्स होगा, यानी स्विंग में बैठते हो तो याद करना। अब जो है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल और किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट आपको याद आना चाहिए। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसी के बेस पे हम पढ़ेंगे अगेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी सबसे पहले कंडक्टर पे पढ़ लिया, दूसरी कहानी आती है एक चार्ज पे फोर्स निकालते हैं, जो कि अगेन बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार है। We have just learned that a current carrying conductor experiences a force when placed in a magnetic field. ठीक है भाई, but we know that current is due to changes in motion. Thus, it is clear that a charge moving in a magnetic field experiences a force except when it is moving in a direction parallel to it. अब चाहे वो कंडक्टर हो, अब चाहे वो चार्ज हो, अगर पैरेलल मूव कर रहा है, अगर पैरेलल मूव कर रहा है यानी फोर्स उस पर एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इस बात पर जो है ना सील आती है वो लगा दो भाई। तो यानी कहीं आप नोटबुक में ऊपर अच्छे से लिख दो, इफ इट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर और इट इज अ चार्ज। ओ भाई यहाँ पे जो है पैरेलल होगा तो किसी भी केस, इस केस में किसी भी तो नहीं, पैरेलल वाले केस में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज बढ़िया मस्त टहल रहा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन पैरेलल है तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब अगेन क्योंकि चार्ज की बात करी है तो चार्ज पे फोर्स निकालेंगे। बोलोगे मैम इसमें अलग क्या हो जाएगा, तो पीछे जो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू ILB। नाउ इन दिस केस करंट की जगह हम क्या ले लेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन अ मूविंग चार्ज। भाई एक सिंगल चार्ज पे बात है, तो करंट की जगह हम चार्ज को ले लेंगे। So force acting on a conductor of length L
एंड कैरिंग अ करंट आई व्हेन प्लेस्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर, यानी ये चार्ज का भी यही केस है, 90 डिग्री पे रखोगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताओगे? F इज इक्वल टू, अरे F आ जा भाई, F इज इक्वल टू ILB। क्लियर है, पीछे ही देख लिया था। अब करंट नहीं, चार्ज की बात है, बट वी नो अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड चार्ज, तभी तो कहा था इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए इसके लिए। व्हाट इज बेसिकली करंट? करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और कहीं भी वर्ड रेट आ जाए यानी क्या, आपको अपॉन में टाइम करना है। जैसे सब्जी का रेट क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, मतलब आज कुछ और होगा, कल कुछ और होगा, है कि नहीं, बढ़ता घटता रहता है। तो रेट कहीं भी आए हमेशा याद रखो, ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए फिट कर लो, अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो Q by T। सो इन दिस फॉर्मूला व्हाट आई कैन डू, ये सेम चीज यहीं लिखी है, वो तो मैं अपने हाथों से स्टेप बाय स्टेप लिखूंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। आप भी बिल्कुल लिखिए भाई। तो F इज इक्वल टू ILB, वी न्यू दिस फॉर्मूला पीछे से। F इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ I व्हाट विल यू प्लेस, यू विल प्लेस Q by T। तो लिख दो यार, Q, स्मॉल q भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्मॉल q लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, स्मॉल q लो, कैपिटल Q लो, कोई दिक्कत नहीं है। Q अपॉन T LB, ऐसा कुछ फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। Q अपॉन T LB, ऐसा कुछ फॉर्मूला देखने को मिला कि नहीं? ठीक है मैम, ये तो क्लियर है। तो इस केस में अब एक चीज ध्यान से सुनना, क्या किया है यहाँ पे हमने, यहाँ पे जो है हमने F इज इक्वल टू ILB लिखा, I होता है Q बाई T, तो F इज इक्वल टू ILB, Q बाई T LB हो गया, Q बाई T LB। इतना क्लियर हुआ फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट चीज क्या आती है समझो। बोलो मैम F इज इक्वल टू ये QVB कैसे आ गया? तो बेटा मेरे Q अपॉन T और यहाँ है L अपॉन B। तो एक चीज याद आ रही है कुछ, देखो बेटा ये L अपॉन T है, लेंथ अपॉन टाइम कुछ दिमाग में याद आया? स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड या जो कहते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत डीप में मत जाना, खैर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन अभी आप कॉमनली इंटरचेंजेबली देखो तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एल क्या है? लेंथ है, डिस्टेंस ही तो है, कितनी लंबी वायर है, और टी है टाइम। तो क्या मैं L बाई डी की जगह V नहीं लिख सकती? मैम यू आर फ्री टू डू दैट, बिल्कुल कर सकते हो। तो ऐसा ही इन लोगों ने किया है भाई। L बाई टी क्या होता है? V, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अरे चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी कोई स्पीड तो होगी ना, उसकी कोई अकेले पार्टिकल की बात है, जब मूव करेगा तो किसी स्पीड से मूव करेगा ना, तो उसी स्पीड को हमने कहा है वेलोसिटी। एंड देन कम्स द फॉर्मूला F इज इक्वल टू QVP। ये फॉर्मूला कैसे आया समझ आ गया होगा, एंड ये मेन फॉर्मूला है फॉर चार्ज पार्टिकल जो हमें याद करना है। क्या? F इज इक्वल टू QVP। Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है। हमें पता है Q यानी चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इसे कूलम में मेजर करोगे, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करोगे, और बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो हम टेस्ला में करेंगे, फोर्स होगा न्यूटन में। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये फॉर्मूला नोटेड डाउन होना चाहिए। यानी फाइनली दो फॉर्मूलेज, एक तो कंडक्टर के लिए F इज इक्वल टू ILB और एक चार्ज के लिए F इज इक्वल टू QVB। एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी फॉर्मूले को लिख लेते हो, छोटी सी चीज़ें जब भी नोट्स बनाओ तो साइड में ज़रा बेटा ये जो आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये जो वर्ड्स यूज़ किए हैं F QVB, इनके फुल फॉर्म लिख लिया करो, क्योंकि अभी तो ताज़ा ताज़ा है, बड़ा याद रहेगा। जब एग्ज़ाम आएंगे कॉपी खोल के देखोगे, हैं ये क्या है, V कौन है भूल ही जाओगे, B कौन है भूल ही जाओगे, है कि नहीं? तो आपको जो है अच्छे से यहाँ पे क्लियरली लिख देना है नोट्स बनाते टाइम, हर बार की बात नहीं है, नोट्स बनाते टाइम ये सारे टर्म्स दिख लिया करो। ओके, दोनों फॉर्मूलाज नोटेड डाउन। चलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस केस में क्या होगा? सिंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द सेम एज दैट ऑफ द मोशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट when moving perpendicular to the direction of magnetic field is the same acting on a current carrying conductor। क्या बोल दिया मैम, इतनी सारी इंग्लिश की लाइनें हैं। अरे भाई ये कह रहे हैं चार्ज मूव करेगा। अब भाई पॉजिटिव चार्ज के मूव की बात है, और जिस डायरेक्शन में हमें पता है, कैसे पता है मैम? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, करता तो वैसे नेगेटिव है लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मानते हैं
पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट जाता है। तो यार ये कहानी सेम नहीं होगी कंडक्टर जैसी, करंट कैरिंग कंडक्टर का जैसा होगा फोर्स का डायरेक्शन वैसा भी इसी का ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय, इसको भी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हो। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। ऑब्वियसली the force acting on a negative charge moving in a direction perpendicular to the field is opposite to that acting on a positive charge। इस चीज़ को मैं एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ आपको, जल्दी से एक चीज़ चलो याद दिला देती हूँ। अपन ने बेटा ये पढ़ा था चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे मान लो एक कंडक्टर है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्विकली मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रही हूँ। ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट होगा तो ये इसके पास भगते हुए जाएगा, जैसे भी जाएगा मतलब भगते हुए चलते हुए, ठीक है, ये इसके पास जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, बट यू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है। यानी आपको, ये तो अंदर की बात बेटा मैंने बताई है, आपको दिखता हुआ कैसा पता चलेगा कि यार करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है। वाओ भाई, पॉजिटिव से अच्छी चीज़ हो रही है। मतलब हम यूजुअली मानते हैं ना प्लस साइन एक अच्छा साइन होता है भाई, तो पॉजिटिव से करंट बाहर आए, लेकिन एक्चुअल हीरो पीछे कोई और है, इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ आई। तो अब पीछे मैंने आपको कंडक्टर पढ़ाया था, अरे पीछे अभी जस्ट पहला वाला कंडक्टर ही तो देखा था। कंडक्टर में मूव कर रहा था यहाँ से करंट, तो ऐसा डायरेक्शन अपन ने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ले लिया था। अब चार्ज जब अपन ने लिया है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो, बोलोगे मैम चार्ज में भी तो दो होते हैं, ये सवाल आना चाहिए, नहीं आए तो गलत बात है भाई। चार्ज भी तो दो होते हैं मैम, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। किसकी बात कर रहे हो, किसी की भी ले लो, किसी की भी ले लो। आपने प्रोटॉन ले लिया तो प्रोटॉन की कहानी सेम रहेगी कंडक्टर जैसे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का वही डायरेक्शन होता है जो करंट का डायरेक्शन है। क्रिस्टल क्लियर। इन एनी केस इलेक्ट्रॉन की बात कर ली तो आप सिंपली क्या करना, आप जो है पॉजिटिव का निकाल लेना डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन का उससे जस्ट उल्टा होगा। देखो क्यों, क्योंकि करंट यहाँ से आ रहा है पर इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, दोनों आमने सामने से गुजर रहे हैं। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी में देख चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट आया तो समझना जरूरी है। चलिए आगे आते हैं। Consequences of the effect of magnetic field on moving charges। अब मूविंग चार्जेस में ही, ऑल्दो इसके जो कुछ सब टॉपिक्स हैं वो आपको हायर क्लासेस में आएंगे, बड़े चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेज या थोड़े से जो है पढ़ने हैं इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्जेस हैज बीन यूज्ड टू बिल्ड मशीन्स। यानी इसका यूज कहाँ होता है। बोलो मैम ये सब चीज़ें करते क्यों हैं, आपको ये बिल्कुल सवाल आना चाहिए जो मुझे आता था बचपन से कि यार ये कर क्यों रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में करंट को ला रहे हैं, इसको लेके आ रहे हैं, करना क्यों है ये सब। अरे क्योंकि आप जो अभी इतने डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो ना कहीं इन सभी का रोल है, उसके अंदर की मैकेनिज्म इन्हीं पे बेस्ड है। तो जब आप एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हो तो उससे बड़ी बड़ी मशीनें बनी हैं, और इन्हें कहा जाता है पार्टिकल एक्सीलेटर्स। जैसे हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे साइक्लोट्रॉन करके। ये जो मशीन्स होती हैं चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करती हैं, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी समझते हो ना, मोशन में जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। एक गाड़ी भी आती थी उसका नाम होता है काइनेटिक, यानी क्या, मोशन करने वाली, चलने वाली। सो दीज मशीन्स एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स to give them very high kinetic energies. These high energy particles are used to study the structure of the atom। देखो भाई फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वालों की मदद कर रहे हैं, क्यों, एटम की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इन पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। अब इन पार्टिकल्स में हम चाहते थे हाई एनर्जी, बोलते थे ना हाई एनर्जी, सब एटॉमिक लेवल्स में हाई एनर्जी जाती जाए, हाई एनर्जी लेवल, एनर्जी के शेल्स होते थे, कुछ याद आएगी ना भाई, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें ही हाई एनर्जी को स्टडी करने के लिए कैसे ले जाया जाए इतनी ऊपर तक उसको भाई, तो उसके लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन जस्ट नोट द नेम ऑफ दिस एग्जाम्पल, दैट्स इट, उसकी पूरी स्टडी नहीं करनी है। दैट इज नोन एज साइक्लोट्रॉन। कुछ इस तरह से दिखता है, उसके दो ऐसे डी शेप्ड के रहते हैं और ऐसे ऐसे बढ़िया घुमाते हैं और पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। बोलो मैम और कहानी जानना चाहते हैं तो ले लेना बड़ी क्लासेस में, साइंस सब कहानी पता चल जाएगी। चलो पॉइंट नंबर 2, वी नो दैट अर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इस बात को मैंने बहुत अच्छे से शुरुआती सेशन में समझा दिया था कि भाई अर्थ की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और तभी जो है कंपस, मैग्नेटिक कंपस से जो है, जो लोग बढ़िया ट्रैकिंग वैकिंग या कहीं ढूंढने जाते हैं, एडवेंचर करने जाते हैं, बढ़िया मैग्नेटिक कंपस से इधर उधर देखते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के कोर में
मैग्नेटिक फील्ड होता है अपना। हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स coming from the sun in the form of cosmic rays experience a force when these enter the earth's magnetic field. Near the equator of the earth, these particles are trapped in certain regions called Van Allen belts after the name of American physicist James Van Allen who discovered them in 1958 using satellites. इसकी कहानी क्या है देखो, काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है, हमें पता है अर्थ का देखो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब होता क्या है, सन से जो है कॉस्मिक रेस के फॉर्म में चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, कॉस्मिक रे के फॉर्म्स में। जिस चार्ज पार्टिकल की अपन अभी बात कर रहे थे ना, उसकी स्टडी कर रहे थे, तो वो सन से आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मिक रेस। और ये जो है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब अर्थ के इक्वेटर के पास में, अर्थ का जो इक्वेटर होता है उसी के पास में ये जो पार्टिकल्स है एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन होता है, मतलब एक बेल्ट, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ऐसा, ये जो कलरफुल आपको दिख रहे हैं, एक ऐसा बेल्ट टाइप बन जाता है। यहाँ पे ये कॉस्मिक रेज ट्रैप हो जाती हैं और इन बेल्ट का नाम दिया गया है वैन एलन बेल्ट्स। अब ये किसके नाम पे बेस्ड हैं, अगेन जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो उनको थोड़ा क्रेडिट मिले, तो उनका नाम रख दिया गया जेम्स वैन एलन। ओके, सैटेलाइट्स की मदद से इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसके बारे में आपको इतना ही जानना था भाई। आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज की हम बात कर रहे हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जल्दी से देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओनली ऑन मूविंग चार्जेस एंड नॉट ऑन स्टेशनरी चार्जेस। ये याद रखना, ये पॉइंट ऐसा है कि बोलते हैं ना ऊपर वाला उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। इट्स लाइक कि अगर पार्टिकल मूविंग होगा तब भी उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। जो पार्टिकल एक जगह, जो भी पार्टिकल यानी जो भी चार्ज पार्टिकल एक जगह खड़ा हुआ है, हिल ही नहीं रहा, मैं नहीं चलूंगा भाई, मैं खड़ा हुआ हूँ, तो उस पर फोर्स भी कोई मैग्नेटिक एक्सपीरियंस नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड जो पार्टिकल मूविंग है, जो चार्ज पार्टिकल मूविंग है, उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सो पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकेंड, नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन अ चार्ज इफ इट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों भाई, क्योंकि इस केस में चीज़ कैसी हो जाएगी, पैरेलल, और पीछे बहुत ही क्लियर शब्दों में, आई डोंट नो कितनी बार गिन लेना भाई, बता दिया मैंने कि जब पैरेलल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के, चाहे वो चार्ज पार्टिकल हो, चाहे करंट कैरिंग कंडक्टर का करंट हो, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, एफ का डायरेक्शन किस किस से परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। एंड क्लियरली हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी ये कहानी देख ली थी ऑलरेडी। इज इट क्लियर? ये पॉइंट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव या फिर ओलंपियाड या कॉम्पिटिटिव्स में, ठीक है भाई। चलिए पॉइंट नंबर 4, द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज, वेलोसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी F इज इक्वल टू QVB आपको बताना है। पॉइंट नंबर 5, मैग्नेटिक फोर्स acting on a current carrying conductor placed perpendicular to the direction of magnetic field is given by F is equal to ILB, when I is the current, where I is the current flowing in the conductor, L length है और magnetic field है B, ठीक है। चलिए अब एक छोटी सी और लास्ट में कहानी आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस क्या होता है, ये समझो मेरी बात, क्योंकि बोल रहे हो मैम इसमें भी आप चार्ज को मूव करवा रहे हो पर आप कह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड। सो इसमें हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेयर एज इलेक्ट्रिक फोर्स इज कोलिनियर, यानी अलोंग द सेम लाइन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है नोट करने की, अच्छे से सुनना मेरी बात को भाई। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जिसे हम B से डिनोट करते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर, यानी दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे होंगे इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कोलिनियर होता है, यानी पैरेलल होते हैं भाई, साथ साथ चल तू मेरे, ऐसा कहानी है यहाँ पे, अलोंग द सेम लाइन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट,
Magnetic force depends on velocity. That is, it acts only when the charged particle is in motion, whereas electric force is independent of the state of rest or motion of the charged particle. क्या कहानी कही गई है? मैग्नेटिक फोर्स में हमें एक पहला ही पॉइंट पढ़ लिया था कि अगर चार्ज स्टेशनरी हो यानी हिल नहीं रहा हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा. मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहीं ना कहीं से वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है. ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी या मोशन. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई चार्ज पार्टिकल तू चल रहा है, तू खड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. 2 पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं? बिल्कुल क्लियरली. चलिए पॉइंट नंबर 3, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट वर्क when the charged particle is displaced, while electric force does work in displacing the charged particle. Displacing यानी क्या? अपनी जगह से खसकाना, डिस्प्लेस कर देना. तो मैग्नेटिक फोर्स अगर चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाता है तब काम नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जब चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस होता है तब काम करता है. बोलो मैम, डिस्प्लेस, वेलोसिटी, बात तो एक ही हुई? बिल्कुल नहीं हुई. अभी मैंने आपको एक सर्किट बना के दिखाया था. उस सर्किट में मैंने आपसे ये एक भी बार नहीं कहा. मैंने क्या कहा था? एक चीज़ अगर सुन ली हो, मैंने मजाक मजाक में ही कह दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, दौड़ के जा रहा है या शायद चल के जा रहा है. मतलब इतना इजीली मैंने कह दिया दौड़ के जा रहा है, चल के. क्यों? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि भाई इसकी स्पीड क्या है. मुझे क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कब फ़र्क पड़ेगा फोर्स को, फील्ड को? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खसक के, इस जगह से खसक के इस जगह पे आएगा, क्योंकि तभी इनका करंट बहेगा, तभी करंट फ्लो होगा और तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. ऑन दी अदर हैंड मैग्नेटिक फोर्स का केस ऐसा नहीं है. उनको डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, उनको स्पीड से मतलब है. अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 पे. मैग्नेटिक फोर्स Fm is much weaker than the electric force Fe. That is, Fm upon Fe is negligible small, around 10 to the power -25. बहुत ही छोटी सी बात है, ये याद हो जाए तो ठीक है. अदरवाइज इतना बात याद रखो, मैग्नेट फील्ड वीकर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से. ये बात आपको याद रखनी है. मैग्नेट का फील्ड का फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है वो कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इस केस में विनर कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स. आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर. सिंपल सा पॉइंट था, क्लियर होना चाहिए. चलिए इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा फोर्स वाली कहानी मैग्नेटिक फील्ड में. आई होप आपके सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए हों. एंड अगर कुछ बच भी गए हों तो नो वरीज, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो टेल हाउ डिड यू लाइक द वीडियो. कमेंट करके बताओ ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे. ये मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल है, यहाँ पे आपको मिलती है फ्री एजुकेशन. लेफ्ट साइड पे आपको जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है, सभी की तैयारी हम कराते हैं. अब इन्हीं सभी कोर्सेज का अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही डिटेल कंटेंट मिले, यानी अगर आप बुक्स एंड ई बुक्स को भी अवेल करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी तरह की थ्योरी मिलेंगी, एकदम हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, MCQ, सैम्पल पेपर और जितनी चीज़ें बोलो उतनी कम है. तो इन बुक्स एंड ई बुक्स को कैसे अवेल करें? सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है. उस लिंक में एक फॉर्म है, फॉर्म पे जाके क्लिक करें, उस फॉर्म को फिल करिए और आराम करिए. क्यों? क्योंकि हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट बैक करेगी और आपको जो है आगे हेल्प आउट करेगी. See you all in the next session. Till then, goodbye.